अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह साग। आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं फरहंदा शहनाज की बुक में। चैप्टर नंबर 4 कहलाता है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम बेसिकली वर्ड नर्व्स से निकला है। जितना जो असाबी निज़ाम है या दिमाग का जो ब्रेन सिस्टम है उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। बेसिकली ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है और साइकोलॉजी में इसलिए इंटीग्रेट किया गया है क्योंकि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी इज द बेसिकली स्टडी ऑफ सोल, और जो स्टडी ऑफ सोल है और उसमें ब्रेन प्रोसेसेस जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें हमें बेसिक ब्रेन स्ट्रक्चर्स का पढ़ना ज़रूरी है। ये ऐसी है कि अगर हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें गाड़ी के बारे में ज़रूरी मालूमात, उसके स्ट्रक्चर, उसके इंजन और उसकी बॉडी शेप के बारे में हो। बस उतनी सी इन्फॉर्मेशन हमने साइकोलॉजी में पढ़नी है, बहुत डीपली हमने इसे स्टडी नहीं करना। क्वेश्चन वाइज अगर नर्वस सिस्टम में से कोई भी क्वेश्चन आता है हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी पहला जो पैराग्राफ है उसी में ही गिवन है। अ नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दैट अलाउज एन ऑर्गेनिज्म टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। यानी जो नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली इसके अपने सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। वो इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि वो हमारी बॉडी की तमाम इंफॉर्मेशन, चाहे वो हमारी बॉडी के इनसाइड हो या आउटसाइड हो, वो सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं उस पर। जो हम इसकी टाइप्स के बाद इसके जो पार्ट्स पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के, उसकी जो हेडिंग्स है हमारे पास, ये ट्री हमारे लिए बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर ये वाला जो गिवन है नीचे ट्री, यानी मेनली हम इसकी जो पहले पैराग्राफ में ये वाली डेफिनेशन गिवन है ये करके हम सीधे इसकी पार्ट्स के ऊपर आ जाएंगे, मिडल के पैराग्राफ सब स्किप कर देंगे। नर्वस सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन वाइज पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम कभी नहीं आता, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से भी सिर्फ ब्रेन आता है या स्पाइनल कॉर्ड आता है, या फिर सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में से इसकी सब टाइप्स आती हैं। तो मेनली हमने चैप्टर पूरा प्रिपेयर करना है, लेकिन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन स्टिल हमारे पास इसकी सब डिवीजन होती है। अब हम आ जाते हैं बुक के अकॉर्डिंग जो हमारे पास गिवन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफ्रा से निकला है वर्ड। पेरिफ्रा मीन्स बॉडी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमा मीन्स बॉडी और ऑटोनॉमिक तमाम के तमाम रिफ्लेक्स एक्शंस और वो चीज़ें जो ऑटोमेटिकली बॉडी में हो रही हैं उनसे रिलेटेड होगा। जिन चीज़ों में हमारी मर्जी शामिल है वो तमाम के तमाम हमारे बिहेवियर सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर है। वो तमाम के तमाम हमारे बॉडीली प्रोसेसेस जो हमारी मर्जी के अंडर नहीं है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएंगे, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, हार्ट बीट, हमारी एक्सक्रीशन ऑफ स्टमक की एक्सक्रीशंस है, सारी इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशंस और इनसाइड बॉडीली प्रोसेसेस, ये तमाम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर हैं। हर एक की जब हमने डिफरेंट टाइप्स आगे पढ़नी है, स्ट्रक्चर, लोकेशन और उसके बाद फंक्शन, और फंक्शन भी उसका साइकोलॉजिकल फंक्शन हमने लिखना होगा। अगर हम ये तीन चीज़ें लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिटेल्स पर आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली कंपोज्ड ऑफ two types of neurons, sensory and motor neurons. Number 1, neurons that carry information from the body to the brain are called sensory neurons. Neurons that carry information away from the brain to all parts of the body are called मोटर न्यूरॉन्स। तो इस तरह वो सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारे हाथ, हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, हमने कप उठाना है, तो अब कप उठाने की जो मूवमेंट है ये हमारे ब्रेन के पास जाएगी। हाथ की जो हमारी जो सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो सेंसेस हैं, वहाँ से ब्रेन के पास जाएगी, फिर हम अपना कप उठाएंगे और वापस रखेंगे। जो वहाँ से ब्रेन ने इंफॉर्मेशन कन्वे की ये आएगी मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। और अगर इन दोनों के बीच में कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, जो बेसिकली जितना भी ये हम यहाँ पर सब डिवीजन पढ़ते हैं ना, ये हमारे पास ये जो ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कोई भी एक चीज़, जो सिस्टम्स हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं, ये कोई भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, हर एक के अंदर दूसरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली जो ट्रेन है इसके पास, या एक पाथवे है, जैसे हमारी एक मोटरवे बनती है, वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। जो भी ट्रैफिक आ रही है, जिस भी पार्ट से आ रही है, उसने एक दफ़ा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर ब्रेन के पास जाना है। और अगर ये कनेक्शन कहीं से भी ब्रेक होता है तो इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसकी जो 2 सब ब्रांचेस हैं, इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल।
जितने भी हमारे आएंगे कोई भी हमारी जो बिहेवियर्स आएंगे, एक्शंस आएंगे जो जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल मौजूद है, जैसे चाय का कप पकड़ना, ये वॉलंटरी कंट्रोल में आता है, यानी हम अपनी मर्जी से ये काम कर सकते हैं, तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आएगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमने डिटेल से पढ़ना है न्यूरॉन को, यानी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को। न्यूरॉन्स क्या हैं? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो सिर्फ ब्रेन में पाए जाते हैं। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस और शेप्स होते हैं, और इनके आपस में कनेक्शंस पाए जाते हैं। तो न्यूरॉन्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल सेल्स दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट आवर नर्वस सिस्टम बाय द बिलियंस। दे आर टाइनी एंड कम्प्लेक्स। इसकी सारी वो यहाँ पर इसकी गिवन है कि ये किस किस्म के होते हैं, ये हमने रीड करना है और अपने वर्ड्स में आपने लिखना है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, बेसिकली ये इसका हमारी जो बुक में गिवन है, इसका शेप है ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक अंडा हम किसी तवे के ऊपर फेंकते हैं तो उस तरह की शेप बन जाती है। शेप बनानी आपने सीखनी है। जो इसका मिडल पोर्शन है ये सेल बॉडी कहलाता है, सोमा कहलाता है। यहीं से ही सोमैटिक का वर्ड भी निकला है। सोमा जो है ये ग्रीक वर्ड है और ये वहाँ से ये लिटरल टर्म ली गई है बॉडी से। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है दैट कंट्रोल्स ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ दी न्यूरॉन। ये बीच में नेक्स्ट ये एक हॉट डॉग टाइप ये इसकी एक्सॉन होती है। उसके बाद इसकी ब्रांचिंग ऑफ होती है, जैसे कि पीछे एक रूट्स बनी हुई होती हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है ये इसकी सेल बॉडी में से ट्रेवल करती हुई, एक्सॉन्स में से ट्रेवल करती हुई, डेंड्रॉइड्स में से बाहर निकलती है। इस सारे के अंदर न्यूरो केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। यूं ही कोई एक करंट आता है ना, तो ये भरा हुआ होता है, और यहाँ से जो थोड़ा सा भी पुश होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि भरी हुई रेल के अंदर या बस के अंदर लोग लटके हुए हैं और थोड़ा सा भी धक्का पड़े तो जो सबसे बाहर बंदा लटका हुआ है वो बाहर गिर जाएगा। इस तरह से जब यहाँ से थोड़ी सी भी पुश मिलती है, उस थ्रेशोल्ड से ऊपर आता है, तो जो यहाँ पर इसके जो टर्मिनल्स हैं हमारे डेंड्राइट टर्मिनल्स, जो सबसे एंड के ऊपर ड्रॉप होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, ये गिर जाता है। यूं ही ये गिरता है ये अगले के ऊपर जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसकी तरफ चला जाता है। और ये जो सारा प्रोसेस है ये बहुत तेजी से होता है, इंतहाई तेजी से होता है, और इस तरह से इंफॉर्मेशन कन्वे होती चली जाती है, पास ऑन होती जाती है फ्रॉम वन न्यूरॉन, फ्रॉम दी एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन टू दी डेंड्रॉइड्स ऑफ दी नेक्स्ट न्यूरॉन। इस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। जो सेल बॉडी है इसमें इस तरह से ये डेंड्रॉइड्स हैं, ये सेल बॉडी, एक्सॉन, और इस तरह इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती जाती है। सेल बॉडी क्या है? ऑल न्यूरॉन्स आर सर्टेन टू हैव अ सेल बॉडी और सोमा। इट कंटेन्स द न्यूक्लियस ऑफ सेल विच कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट कीप्स द सेल फंक्शनिंग। इतनी लाइन हमने इसकी सिर्फ अंडरलाइन करनी है। डेंड्रॉइड्स क्या है? ये अगेन ग्रीक वर्ड है। डेंड्रॉइड्स को ब्रांचेस कहा जाता है। जिस तरह दरख्त की ब्रांचेस होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी भी ब्रांचेस होती हैं, और यहाँ से भी सेंसिटिविटी मिलती है, करंट मिलता है जब, तो वहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो उसके अंदर भरा हुआ होता है वो उस जगह से लूज कर जाएगा और नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसकी तरफ ट्रेवल कर जाएगा। टिपिकली डेंड्रॉइड्स रीच आउट टू रिसीव मैसेजेस कॉल्ड न्यूरल इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। और ये जो चीज़ है, ये जो न्यूरोकेमिकल्स भरे हुए होते हैं और जो बाहर गिरते हैं, इस चीज़ को न्यूरल इम्पल्स कहा जाता है। एक इम्पल्स की फॉर्म में, करंट की फॉर्म में ये गिरती हैं। एक्सॉन्स लॉन्ग टेल होती है, एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन। इट कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम दी सेल। धक्का डेंड्रॉइड से पड़ता है, एक्सॉन से होता हुआ इसकी ब्रांचिंग ऑफ में से बाहर निकल जाता है। तो एक्सॉन एंड इज स्वॉलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टर्मिनल बटन। इसकी जो एंडिंग है, जो एंड पे आती है ना, ये जो लास्ट ब्रांचिंग ऑफ है इसकी, इनको एक्सॉन टर्मिनल्स कहा जाता है। यानी जहां से इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैप्चर हुई वो डेंड्राइट्स हैं। एक्सॉन में से होते होते जो इसकी ब्रांचिंग ऑफ है एक्सॉन टर्मिनल्स की, जहां से न्यूरोट्रांसमीटर ने बाहर निकलना है, ये एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। सिर्फ हमने इसकी वन लाइन याद करनी है, बहुत ज़्यादा हमने डिटेल से नहीं करना, क्योंकि इस बुक में काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिटेल से गिवन है, इसलिए हमने इसको कम कम याद करना है। माइलिन शीथ क्या होती है? जिस तरह से कि करंट गुजरता है और हमारे घरों में जो लगी होती हैं इलेक्ट्रिक जो तारें होती हैं उनके बाद इंसुलेशन लगी हुई होती है, इसी तरह हमारी एक्सॉन के गिर्द भी एक इंसुलेशन होती है जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है। एक शीट होती है आउटर, ताकि जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है एक्सॉन के जो न्यूरॉन के अंदर वो बाहर ना जा सके। इट इज़ अ वाइट फैटी कवरिंग फाउंड ऑन सम एक्सॉन्स that serves to insulate and protect them from increasing to increase the speed of impulse, ताकि बाहर जो एक तरह से एनर्जी है वो ज़ाया ना हो और डायरेक्टली नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ चली जाए। न्यूरॉन को स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के बाद हम इसकी टाइप्स के ऊपर आएंगे। 3 टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की। सेंसरी न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं
इनको हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहेंगे। ये सेंसरी न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स दोनों इसी के नाम है। टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम सेल्स इन दी that are sensitive to light, sound, body position and the like. Sensory neuron transmit impulses received by receptors to the central nervous system. ये इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, एफेरेंट लेकर जाएंगे। मोटर न्यूरॉन्स लेकर वापस आएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन वापस लेकर आएंगे कि उसने ब्रेन ने क्या हुक्म दिया है, वो सारा हुक्म उस बॉडी के पास वापस पहुंचाएंगे। इनको एफेरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है। मोटर न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एफेरेंट न्यूरॉन्स। अच्छा, इंटर न्यूरॉन्स दैट कनेक्ट दी सेंसरी न्यूरॉन्स विद दी मोटर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हमने ये चीज़ देखनी है कि ये जो सारा इसका आज नेक्स्ट आ जाएगा फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, यानी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, टाइप्स पढ़ी और फंक्शन, ये काम होता कैसे है सारे का सारा, इसमें हमने याद करना है। दरअसल जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक, जो इसमें आता है करंट कैसे पास होता है। जो रेस्टिंग पोजीशन है, रेस्टिंग पोटेंशियल इज +40। जो ही इम्पल्स मिलती है, जो ही एक करंट पास होने लगता है, तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल है यहाँ से एक्टिव पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट ये जो पीक आती है ये 70 तक जाती है और फिर इसने स्टिमुलेशन ने वापस आना होता है। इस तरह हमारे पास ये जो वोल्टेज है ओवर टाइम दो तरह से ऊपर नीचे आती जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें से कैसे गुजर सकता है। इस चीज को साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का नाम दिया जाता है। साइनेप्टिक जंक्शन इज ऑफ ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस बिकॉज it is here that nerve cells transfer signals. A single neuron discharges or fires when the stimulation reaches the threshold level. The neuron fire in a single burst, brief burst and then inactive for 1,000 of second. The size of neural impulse is constant. Next, यहाँ पर ये चीज given है -70 से इलेक्ट्रिक इम्पल्स +40 पे जाएगी। ये एक्टिव पोटेंशियल है। रेस्टिंग पोटेंशियल इज -70। जब कुछ भी नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, मसलन हम सोए हुए हैं, तो -70 है। जो ही कोई स्टिमुलेशन मिलेगी +40 पे जाएगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल इस तरह से जो दोनों हैं ये चीज़ें काम करती हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? ब्रेन ने शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं। ऐसा हो कि अगर ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाए और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से उसके पास जाए, फिर नेक्स्ट जाए, तो बहुत देर लग जाएगी। तो ब्रेन ने कुछ न्यूरल शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं। रिफ्लेक्स आर्क्स प्रोवाइड ऑटोमेटिक, रैपिड एंड सिंपल रिस्पॉन्सेज। The body reflex arcs operate largely independent of brain's involvement when the health and safety of the organism is benefited. मसलन हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, जो ही हमारा हाथ उस गर्म चीज़ को लगता है फ़ौरन विड्रॉ हो जाता है, हालांकि हमें पेन बाद में महसूस होता है। उसकी क्या रीज़न है कि ब्रेन जो है हमारा, जो रिफ्लेक्स आर्क है, इसकी रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हमारा ब्रेन बहुत तेज़ी से इस भांप लेता है कि कोई मुश्किल पेश आने वाली है, या हम सड़क क्रॉस करने लगे हैं, गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, हम एकदम से कदम पीछे हटा लेते हैं और हमें बाद में एहसास होता है कि हम बच गए हैं। वजह क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से तेज़ी से हमें बचा लिया गया है, हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया है और समझदारी से हमें उसको संभाल लिया है। रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व सेंसरी न्यूरॉन्स विच ट्रेवल टू स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्रॉम देयर लिंक्स अप टू मोटर न्यूरॉन्स विच ट्रेवल्स टू अप्रोप्रिएट मसल्स आर ग्लैंड्स। उसके बाद आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक nervous system is not under voluntary controls. These are involuntary movements. Autonomic nervous system is again divided into sympathetic and parasympathetic. Sympathetic, जब कोई emergency situation है, stressful situation है, तो sympathetic nervous system activate होता है। जो पैरासिम्पथेटिक है ये फौरन एक्टिवेट होकर उसको नॉर्मलाइज करता है। जो पैरासिम्पथेटिक है ये काम डाउन और रिलैक्स करता है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस द मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल सिस्टम अलाउइंग मोर न्यूट्रिएंट्स टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड। आफ्टर द डेंजर इज ओवर, द पैरासिम्पथेटिक डिवीजन टेक्स चार्ज एंड डिसेलरेट्स द प्रोसेस। ये जो पिक्चर है ना, ये सब बता देती है इन दोनों चीज़ों को। होता क्या है कि ड्यूरिंग अ फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म एकदम से हमें मसलन ये लगता है कि हमने भी स्पीच देनी है, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि इस टाइम सारी एनर्जी इस सिचुएशन की तरफ होनी चाहिए।
उस सिचुएशन में क्या है कि हमारी जो हार्ट है वो तेज़ी से पंप करना शुरू कर देता है ब्लड, हमारी जो मसल के अंदर एक्सक्रीशंस है वो रुक जाएंगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मुजतमा कर सकें। हर एक चीज़ बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे जंग होने वाली हो, तो हर एक चीज़ छोड़कर हम कोशिश करेंगे कि हम रेस्क्यू कर सकें और हम सारी एम्यूनेशन अपने जो बॉर्डर्स हैं उधर तक पहुँचाएँ और हर एक चीज़ जो अप टू दी मार्क और हम जंग जीत सकें। तो इस तरह हमारी तमाम तवज्जो मबजूल हो जाती है उस चीज़ की तरफ जो कि हमारे लिए एक स्ट्रेसफुल है या हार्मफुल है या जहाँ पर काम करने वाला है। अगर ये चीज़ सिर्फ एक्टिवेट ही होती रहे और हम एक तरह से एक्सेलरेट ही होते रहें, ये एक्सेलरेट करती है बॉडी को, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हमारी एक तरह से हम जाग जाएंगे ना, एक्टिव करती है ये बॉडी को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट दी बॉडी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और अगर ये एक्टिवेशन बहुत हाई हो जाए तो हम कोलैप्स भी कर सकते हैं, हमारा नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है, हम पैरालिसिस का शिकार भी हो सकते हैं और हमारी बॉडी डैमेज भी हो सकती है। तो टिल अ पॉइंट जब ये बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है, साथ ही पैरासिम्पैथेटिक एक्ट करता है बॉडी के ऊपर, इसको नॉर्मलाइज और रिलैक्स करता है। तो दरअसल सिंपैथेटिक टेंस करता है, एक्साइट करता है बॉडी को, और पैरासिम्पैथेटिक साथ ही रिलैक्स करता है। या फिर हम इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि ये दो भाई हैं, ये भाई बहुत ही पुरसुकून और काम डाउन और रिलैक्सिंग है, सिंपैथेटिक लड़का भाई है। बाहर एक बंदा आता है और कहता है बाहर निकलो, मैं देख लेता हूँ तुम लोगों को। अब ये भैया ये छोड़ के जाता है, कहता है मैं देखता हूँ बाहर कौन आया, कौन हमें ललकार है, मैं देख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ इसको सीधा। अब अगर ये लड़ने बढ़ने चला जाए सिंपैथेटिक, तो फिर तो बहुत ही जंग और लड़ाई होना शुरू हो जाए। साथ ही दूसरा भाई चला जाता है और इसको रिलैक्स करता है, कहता है कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, संभाल लेते हैं। तो ये सुलह कराने की कोशिश करता रहता है। तो अगर यही लड़ना शुरू कर दे तो फिर भी बहुत ही डैमेजिंग हो। और अगर सिर्फ ये हो तो सारे लोग इसको रोंद कर आगे चले जाए ना। अगर बॉडी सिर्फ रिलैक्स ही होती रहे तो कुछ कंडीशंस है कि हमें एक्टिवेशन की और स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है ताकि हम ज़्यादा काम कर सकते हो। तो इस तरह ये दोनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं। और अक्सर जब नर्वस ब्रेकडाउन होता है किसी पर्सन का, तो ये होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने ओवर एक्टिविटी कर ली होती है और पैरासिम्पैथेटिक ने उसको नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ होता। इसी तरह कई लोगों के अंदर बहुत ही लो स्टिमुलेशन होती है क्योंकि उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इतना एक्टिव नहीं होता। यहाँ पर क्या है, जो पैरासिम्पैथेटिक है इस सूरत में इनहिबिट टीयर ग्लैंड्स, हर एक ना काम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ये डायलेट्स पीपल, हमारी आंखें फट के बाहर आ जाती हैं, हमारा गला खुश्क हो जाता है, हमारा दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है, हमारे जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी जो डाइजेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है, हमारा बाउल मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कई लोगों का पेशाब निकल जाता है उसी टाइम पे और इस तरह खौफ के मारे। और ये जो है ये साथ साथ रिलैक्स करता रहता है बॉडी को, अपनी नॉर्मल फंक्शंस जारी रखने में मदद देता है। स्लो हार्ट, स्लाइवा दोबारा मुंह में आ जाए, मुंह की खुश्की दूर हो जाए, आंखें नॉर्मल हो जाएं, पिपल्स जो डायलेट हो जाएं, कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्रोंकाई, फेफड़े दोबारा से काम करना शुरू करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स रिज्यूम हो, तो ये रिज्यूम करता है बॉडी प्रोसेसेस को जो पैरासिम्पैथेटिक है। इस तरह ये दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इकट्ठे चलते हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। इस तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने बेसिकली पढ़ा है, जो मैं इसका थोड़ा दोबारा से कर देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसमें आप न्यूरॉन का, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराय साहब। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, यानी जितने भी हम काम वॉलंटरी कंट्रोल के तहत कर रहे हैं वो दरअसल न्यूरॉन्स की मदद से होते हैं। न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड ब्रेन सेल्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन द ब्रेन इन बिलियंस। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी। इसमें न्यूक्लियस होता है जो पूरे सेल को एनर्जी देता है। दीज आर दी डेंड्राइट्स, ये एक ब्रांचेस होती हैं, डेंड्राइट्स मीन्स ब्रांचेस। दीज रिसीव मैसेजेस फ्रॉम दी अदर सेल्स। दूसरे जो सेल है जहाँ पर भी एक इस तरह से एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे एक दूसरे सेल के, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर गिरेगा, यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर है फॉर एग्जांपल, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर गिरेगा, ये साइनेप्स है, यहाँ पर ये साइनेप्स है, बीच में जो गैप है, डेंड्राइट्स इस साइनेप्स में गैप में जो न्यूरोट्रांसमीटर गिर रहा है यहाँ पर आएगा, इस जगह पर, यहाँ से होता होता ये इसके अंदर जाएगा। तो इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर ट्रैवल करेगा। कब ट्रैवल करेगा, जब यहाँ पर थ्रेशोल्ड प्लस जो है ना -70 से +40 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ये जब इतना हो जाएगा, जब +40 होगा तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर ट्रैवल करेगा।
इन ब्रांचेस से जो डेंड्राइट्स एंड डेंड्राइट्स मीन ब्रांचेस, एक्सॉन पासेस मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स, मसल्स और ग्लैंड। अब यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर पहले से भरे हुए थे, यहाँ से बहरहाल जो करंट आया ना, ये करंट इसमें से गुजरता जाएगा। अब यहाँ से भी इसको मौका मिलेगा, मसलन यहाँ से इसको मौका मिल गया, ये यहाँ पर आ गया। जो यहाँ पे बिल्कुल एंड पे एक डॉट था ना, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन फ्रॉम जंक्शंस विद अदर सेल, यहाँ पर दूसरी जो न्यूरॉन्स हैं उनका डेंड्राइट्स होंगी, यहाँ पर डेंड्राइट्स होंगी दूसरे न्यूरॉन की। इसको धक्का लगेगा और ये साइनेप्स में जा गिरेगा। यहाँ पर एक गैप होता है जिसको हम इस गैप को हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स मीन्स गैप। यहाँ पर ये गैप पाया जाता है, यहाँ पर ये गिरेगा और फिर ये अगले की तरफ चला जाएगा और ये काम बहुत ही तेजी से होता है। न्यूरल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो ट्रैवल डाउन टू एक्सॉन, बेसिकली ये करंट की फॉर्म में आते हैं। जो ही मसलन हमने चाय का कप उठाना है तो अब ये स्टिमुलेशन मिलनी है, जो कि यहाँ से इंफॉर्मेशन एक से दूसरे से तीसरे यहाँ से ही होती जाएगी और आगे आगे पास ऑन होती है। इसके बाहर एक आउटर प्रोटेक्शन है, एक आउटर कवरिंग है। ये यहाँ पर ये जो आउटर कवरिंग है बाहर लगी हुई, ये माइलिन शीथ कहलाती है, जो कवर किए रखती है इस चीज़ को। इस तरह से कि अब ये सारा जो है सिस्टम चलता है न्यूरॉन्स का, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है। इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, और जिस तरह बाकी सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जो लिक्विड है ना इसके अंदर, ये वाला, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये जो लिक्विड है ना, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसी तरह से ये जो है हमारे पास, ये न्यूक्लियस कहलाता है। अच्छा, और ये मैंने बताया कि ये माइलिन शीथ कहलाता है। सोमा ऑफन सर्कुलर इन शेप फर्निशेस द सेल विद न्यूट्रिएंट्स एंड मैन्युफैक्चर्स केमिकल्स यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमने देख लिया कि ये डेंड्राइट्स होती हैं, ये जो ब्रांचेस हैं ये डेंड्राइट्स हैं, और एक्सॉन जो मिडल है वो है, और माइलिन शीथ है। ये तो बहुत ईजी है। आगे टाइप्स भी हमने देख ली कि टाइप्स हैं सेंसरी दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन या टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दीज आर कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स को ही हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी, दीज आर आल्सो कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन्स। और इंटर न्यूरॉन्स आर बेसिकली द न्यूरॉन्स दैट इंटरकनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स विद मोटर न्यूरॉन्स। इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, जो कि इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सारा काम होता कैसे है इन सब के बीच में। न्यूरल इम्पल्स इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। जैसे मैंने बताया ये टर्मिनल बटन्स होते हैं, एक्सॉन फ्रॉम अदर न्यूरॉन। ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पर ना एक्सॉन टर्मिनल था मसलन, अब ये डेंड्राइट्स हैं अगले न्यूरॉन की, यानी ये एक्सॉन टर्मिनल है और ये डेंड्राइट्स हैं अगले न्यूरॉन की। ये न्यूरॉन ए है, ये न्यूरॉन बी है। यहाँ से धक्का लगेगा न्यूरोट्रांसमीटर को, और ये यहाँ पर पहले थोड़ी देर हवा में जिस तरह मोहल्लक होता है, बहुत ही जल्दी से ये काम होता है, इतनी देर से नहीं होता जितनी देर में। ये यहाँ पे कहीं पे अटक जाता है, किसी वाले एंड पे भी। यहाँ से जो ही ये अटकता है तो इसमें इधर धक्का पड़ता है, आगे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है जो पूरी न्यूरॉन के अंदर जाता है, और अगेन ये ऐसे ही जाता है कि ये यहाँ से पास होता होता इस इधर धक्का दे देता है, करंट है जो। और इसका क्या है, इसकी थ्रेशोल्ड क्या है, -70 से +40, -70 से +40 में। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शन क्या होती है। डेंड्राइट से एक्सॉन से होता हुआ ये एक्सॉन टर्मिनल में से निकल जाता है। साइनेप्स क्या होती है? साइनेप्स इज द गैप बिटवीन एंड ऑफ ईच न्यूरॉन एंड द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट। पिछले का दुम और अगले का मुंह, उसमें ये गिरेगा। दिस जंक्शन इज नोन एज साइनेप्स। To bridge the gap and get the neural message across the next neuron in line, electrical conduction in the axon is changed to chemical transmission. अब जो ही जो करंट है ना, जो ही जो ये न्यूरॉन के अंदर आता है तो ये चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल ट्रांसमिशन में आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर तो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना दरअसल। दिस सिग्नल इज कैरिड बाय केमिकल मैसेंजर्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द साइनेप्स, व्हिच इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ टर्मिनल बटन स्वेलिंग फिल्ड विद टाइनी पॉकेट्स और वेजल्स। वेजल होता है गठियाँ, एक तरह की एक टोकरियाँ सी बनी हुई होती हैं, दैट स्टोर केमिकल्स
अक्रॉस द गैप्स ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अच्छा, ये सारा पैराग्राफ बच्चों को, स्पेशली जिन्होंने साइंसेज नहीं पढ़ी हुई ना, उनको बड़ा मुश्किल लगता है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या है प्री साइनेप्टिक और पोस्ट। ये तो समझ आई ना कि यहाँ पर दो न्यूरॉन्स हैं, एक में से गिर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, एक में से कैप्चर हो रहा है। जहाँ से गिर रहा है ना, इसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, और जो कैप्चर कर रहा है ना, मसलन ये कैप्चर कर रहा है बी, इसको पोस्ट साइनेप्टिक कहेंगे। ठीक है, साइनेप्स गैप, प्री वाला पहले वाला गैप, पोस्ट बाद वाला गैप, इन दोनों के बीच में जो गैप है, और इन दोनों में स्टोर क्या हुआ है, न्यूरोकेमिकल्स। जो इम्पल्स आई थी वो करंट की फॉर्म में थी, -70 से +40 की रेंज में थी, जो कि बिजली का करंट आया था। यूं ही बिजली का करंट आकर इसको छू लेता है ना, एक्सॉन टर्मिनल को, यहाँ पर डेंड्राइट को, ये यहाँ पर छूते ही करंट नहीं रहता, बल्कि वो चेंज हो जाता है केमिकल में। जो केमिकल्स है ना अंदर, उनके अंदर वो एनर्जी अपनी मुंतकिल कर देता है। ये ऐसी है कि जैसे सॉकेट्स में तो बिजली आ रही है, लेकिन यूं ही हम मोबाइल चार्जर लगाते हैं तो वो अब बैटरी में स्टोर होना शुरू हो जाती है, अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। ये भी अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दरअसल केमिकल ट्रांसमिशन में चेंज हो जाती है। तो अब वो कंडक्शन जो है वो न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर को धक्का दे देती है। दिस प्रोसेस ऑफ केमिकल ट्रांसमिशन इज कैरिड बाय मैसेंजर्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन आपने याद करनी है। व्हेन अ न्यूरल इम्पल्स ट्रेवल्स डाउन टू एक्सॉन एंड अराइव्स एट द axon terminals, it triggers the secretion of a chemical called a neurotransmitter. Neurotransmitter substances travel across the synaptic gap and stimulate the next neuron. ये सारी बात इन्होंने इसमें बताई है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर बेसिकली केमिकल्स, 4 तरह के होते हैं। उनके मसलन नाम्स हैं डोपामीन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, और भी होते हैं इसके अलावा, लेकिन ये मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। सिंगल न्यूरॉन डिस्चार्जेस आर फायर्स व्हेन द स्टिमुलेशन रीचेस द थ्रेशोल्ड लेवल। हमारी बुक में इन्होंने नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसका। न्यूरॉन फायर्स इन अ सिंगल ब्रीफ बर्स्ट एंड देन इनएक्टिव फॉर अ फ्यू थाउजेंड ऑफ अ सेकेंड। थोड़ी देर के लिए फिर रुक जाता है, फिर अगला बर्स्ट करता है अपना। तो इस तरह से ये काम करता है। डायरेक्शन इसकी जिस तरह हमने बताई, ये सारे का सारा फंक्शन हर एक न्यूरॉन के अंदर हो रहा होता है, हर एक न्यूरॉन में ये हो रहा होता है। ये आपने इस टाइम पे याद नहीं करना। अगर स्टिल आप BS साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तब आप याद करेंगे। अगर आप BS के कोई माइनर सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं तो फिर आपने ये सब कुछ याद नहीं करना। लिखा हुआ क्या है, इस चीज को कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल। ऑल और नन प्रिंसिपल क्या है, या तो ये बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऑल और नन, या तो थ्रेशोल्ड अगर 39 है तो भी बर्स्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं एक्टिव होगी। अगर 40 भी हो जाता है तो भी होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम माचिस की तीली लगाते हैं तो थोड़ी सी चिंगारी भी है तो भी आग जल जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही हमने अलाव रोशन किया हुआ हो। तो ऑल और नन कि जो ही उस थ्रेशोल्ड को, जो ही वो -70 से ऊपर जाएगा तभी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कंडक्ट हो जाएगी, और जो ही वो अपने थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच जाता है वहीं पे ही वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो साइज ऑफ न्यूरल इम्पल्स इज कांस्टेंट एंड कैन नॉट बी ट्रिगर्ड बाय अ स्टिमुलस अनलेस इट रीचेस थ्रेशोल्ड लेवल। जो ही थ्रेशोल्ड अचीव हो जाएगी, स्टिमुलेशन भी हमारी कंडक्ट होना शुरू हो जाएगी। मिलते हैं अगले क्लिप में। मेरे चैनल से बंदे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह साद। स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो बॉडीली प्रोसेसेस से रिलेटेड है, और तमाम बॉडी से जो न्यूरॉन, जो नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन के पास भेजती हैं। जब वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास आ जाती है, फिर उसके साथ क्या होता है और वो कैसे इंटीग्रेट होती है, इंटरप्रेट होती है, वो सारी की सारी चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी हम डिटेल से पहले पढ़ेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को और इसकी लोकेशन को। बेसिकली जब हमने इसको आंसर करना है तो हमने इनमें से हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन, कहाँ लोकेट करता है, ये तीनों चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करनी होंगी। ब्रेन एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बिलियंस ऑफ ब्रेन जो एक ही टाइम पर जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। एवरेज जो ब्रेन का वेट है वो 3 पाउंड्स है। मेल ब्रेन का वेट अ बिट हैवियर देन फीमेल होता है, उनके ब्रेन से ज़्यादा। इसके अलावा ये वाली हम लाइन अंडरलाइन कर लेंगे। इट्स
100 billion cells can process and store enough information to fill 20 million books and retrieve much of this information in a millionth of a second. एक दुनिया के मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ होता है कि एवरेज पर्सन का ब्रेन। तो अगर हम इसको आंसर करना चाहें, हमने ये पहली लाइन इसकी करनी है, याद करनी है, इसका वेट याद करना है और थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन हमने याद करनी है, फिर हम इसके पार्ट्स पर आ जाएंगे। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। डिटेल से पहले हम फोर ब्रेन को अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी अगेन सब डिवीजन क्या है। ब्रेन का ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है हमारे पास गिवन होता है। इसमें ये हमें नज़र आ रहा है, एक आउटर ये कवरिंग है, फिर ये बीच में एक पोर्शन है जो कि कार्पस कोलोजम है जो दोनों को कनेक्ट करता होगा, और इस तरह ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नीचे जाने वाला पोर्शन है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का मतलब होता है एक तरह से सख्त हड्डी या स्कल, आउटर बार का कवरिंग। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ही सेरिब्रम भी कहा जाता है। इन दोनों को वाइस वर्सा यूज किया जाता है, दोनों टर्मिनोलॉजीज को। ये आउटर मोस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का, ये वाला जो पोर्शन है ये सेरिब्रम कहलाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज लार्जर देन एनी अदर ब्रेन स्ट्रक्चर। इट इज कम्प्लेक्स डेलिकेट डेवलपमेंट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स दैट मेक्स अस ह्यूमन। इंसानी जो इंसान है इसका ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स मोस्ट कम्प्लेक्स होता है किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की निस्बत। हमारा जो एक तरह से ब्रेन स्ट्रक्चर है ये मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गन कंसिडर होगा, बाकी जानवरों का हमसे कम होता है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि इट इज़ ग्रेटली कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड इसमें ग्रूव्स और फिशर्स होंगे, ऐसे गांठियाँ आती हैं। जितनी ज़्यादा किसी पर्सन के एक्सपीरियंसेस होंगे उतने ही ज़्यादा उसके एनग्राम्स बनेंगे। इसका मतलब है कि उतनी ही ज़्यादा ये ग्रूव्स और फिशर्स बनेंगे, जो ऊंचाई है जो उतनी ज़्यादा होगी। इंसान जो है ये बायोलेटरल सिमेट्रिकल है, यानी अगर हम 2 पोर्शन में अपने आप को डिवाइड करें तो दोनों तरफ एक ही तरह की चीज़ें आएंगी, यानी एक तरफ भी आई है दूसरी तरफ भी आई, एक तरफ कान है दूसरी तरफ भी कान है। सेम वे जो ब्रेन है ये भी बायोलेटरल सिमेट्री रखता है कि वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स कॉल्ड हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर का मतलब होता है गोल दायरा और हेमी का मतलब होता है हाफ। यानी पूरा जो गोल ब्रेन है उसको हम काटें तो जो सेमी सर्कल बनता है उसे हेमिस्फीयर बोलेंगे। राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। यूजुअली जो अगर हम राइट हैंडेड हैं तो जो हमारा ब्रेन का रीजन है वो लेफ्ट हैंड वाला है। लेफ्ट हैंड हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इस तरह से ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं या एक दूसरे के इस तरह से काम करते हैं। जो लोग लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होते हैं या राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होते हैं उनमें इस तरह से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ये वाला टेबल हमने याद करना है। पहला डिफरेंस दोनों के अंदर आया है लैंग्वेज एंड मेमोरी का। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर अगर आप डोमिनेंट है, लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट, अगर आप सीधे हाथ से लिखने वाले हैं तो ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ स्पीच, यानी ये जो हम बात कर रहे होते हैं और हम बगैर अटके और अप्रोप्रिएट वर्ड्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं या लिख सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी जो है ये लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर आती है। लेकिन राइट हेमिस्फीयर रेपिटेटिव, हम रट्टा लगा रहे हैं जब एक कंटेंट को याद कर रहे हैं रिपीटेडली तो राइट हेमिस्फीयर उसको मॉनिटर कर रहा है या वहाँ उसके अप्रोप्रिएट ब्रेन रीजन्स पर जाकर एनग्राम बनने वाला है उसका। सेकंड है कि डायरेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ रिप्लाईज फॉर कम्प्लेक्स कमांड्स। अब वाइवा देने के लिए बैठे हुए हैं, अपने सवालों के जवाब देने हैं, तो वो कम्प्लेक्स कमांड है, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होगा और वहाँ से प्रोसेसिंग होगी। लेकिन अगर सिंपल आंसर्स हैं, कोई कैसे कहाँ से आए हो, क्या खा रहे थे, क्या कर रहे थे, इस तरह के सिंपल आंसर्स का राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है रिकग्निशन ऑफ वर्ड्स। लफ्ज़ों को याद रखना मुश्किल होता है, फेस याद रह जाते हैं, चेहरे याद रह जाते हैं। चेहरे जो सिंपल टास्क हैं वो राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करेगा और लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है हमारा वो वर्ड्स को या कम्प्लेक्स चीज़ों को याद करेगा। इसी तरह से मेमोरी ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग जितनी भी है सारी ये लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करेगा और राइट हेमिस्फीयर शेप्स, म्यूजिक, फन, एडवेंचर, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा ज़्यादा और उससे रिलेटेड एनग्राम बनेगा। सेकेंड है हमारा परसेप्शन और कॉग्निशन से। परसेप्शन, हम कौन से आंसर्स ड्रॉ करते हैं, हाउ आर ब्रेन इंटरप्रेट द सेंसरी डाटा, और कॉग्निशन थिंकिंग को कहा जाता है, सोचने के पैटर्न के ऊपर और क्या इंफॉर्मेशन ब्रिंग बैक हो रही है उससे रिलेटेड। ऑर्केस्ट्रेट्स, इसका मतलब होता है अरेंज, आपको पता है कि कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद में करना है। अगर आप हांडी बना रहे हैं तो आपको पता है पहले प्याज डालने हैं, ऑयल डालने हैं, अब क्या चीज़ डालनी है। अगर आप लिखने बैठे हैं तो आप कॉपी निकालेंगे, बुक ये वो जगह खोलेंगे, पेंसिल खोलेंगे, तो इस तरह आपको स्टेप्स याद होते हैं, अरेंजमेंट याद है, इसको ऑर्केस्ट्रेट कहते हैं। लेकिन जो आपके कॉग्निटिव मैप्स हैं, मैप्स की इंटरप्रिटेशन के राइट हेमिस्फीयर के अंडर आती है।
जैसा कि आपने घर जाना है तो कोई आपसे पूछता है घर जा कैसे जाना है, आप कहेंगे यहाँ से रोड क्रॉस करो, लेफ्ट साइड पे जाओ और वहाँ से तुम्हें बस मिलेगी। हालांकि आप कॉन्शियसली इसको नहीं मेमोराइज करते, लेकिन बहुत सारी अनकॉन्शियस मेमोरीज हमारी राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल और मॉनिटर कर रहा होता है। इसके बाद थर्ड है इमोशनल फंक्शंस, जो हमारी इमोशनल रेगुलेशन है, हमारी जज्बाती ज़िंदगी है, उसमें जो हम एंजाइटी महसूस करते हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमारे, क्योंकि ये थॉट प्रोसेसिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और इन चीज़ों से रिलेटेड है, गहराई में जाने वाली चीज़ें हैं, वो सारी की सारे इमोशंस लेफ्ट हेमिस्फीयर जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर होगा वो कंट्रोल करेगा, और नॉन डोमिनेंट या राइट हेमिस्फीयर मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा होता है, ये सेल्फ जनरेटिव पॉजिटिव एक्सपेंसिव इमोशन, खुश करने वाली चीज़ें, फन और सीकिंग चीज़ें जो हमें खुशी देती हैं, वो वाली हमारी जो मेमोरीज हैं उनके एनग्राम्स राइट हेमिस्फीयर में बनेंगे। इस तरह ये दोनों हेमिस्फीयर्स मिलकर एक दूसरे का काम करते हैं। ये इस तरह से डिवाइड होते हैं। अगर हम ऊपर से अपना खोपड़ा देखते हैं तो ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे इस तरह से पोर्शंस, दो पोर्शंस में डिवाइड होता है, और जो डोमिनेंट है उसके अंदर इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस और अंजाम देता है। साइकोलॉजी में हमने बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम पढ़ना होता है। हम याद करने की कोशिश करते हैं एप्रोप्रिएट ब्रेन रीजन कौन सा है, और उसके बाद वो जो ब्रेन रीजन है वो काम क्या करता है और उसकी लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन भी हम जिस तरह यही बताएंगे कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, अब किसी और रीजन का बताएंगे बिहाइंड द सेरिबलम, अबव द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इस तरह करके हम एडजेसेंट टू ईच अदर, इस तरह हम इसकी लोकेशंस बयान करते हैं और ये बताते हैं कि ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जब हम 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो डिफरेंट नेक्स्ट इसके अंदर रीजन्स है ना, वो डिफरेंट किस्म की सेंसरी डाटा को स्टोर या रजिस्टर करते हैं। फ्रंटल लूब जो है ये थिंकिंग को करता है कंट्रोल। जितना हमारा थिंकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग है, जब हम सोचो विचार कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं या ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो उसका एनग्राम यहाँ पर जाकर बनेगा, उसका डॉट इधर जाकर बनना है। उससे रिलेटेड ये ग्रूव्स और फिशर्स, ये जो लाइनें हैं ना, ये ज़्यादा ये इस तरह प्रोड्यूस होंगी। वो आप जो चीज़ सुन रहे हैं जो आपके कानों तक टकरा रही है वो टेम्पोरल में, टेम्पोरा का मतलब होता है हियरिंग, तो जो हम सुन रहे हैं जो हियरिंग से रिलेटेड है, हमारी सारी की सारी याददाश्तें, उनसे रिलेटेड एनग्राम हमारा उस यहाँ टेम्पोरल में बन रहा है। जो हम देख रहे हैं, स्क्रीन आप देख रहे हो, वो ऑक्सीपिटल में, विजन वाले में स्टोर होगा, और पेरिएटल टच से रिलेटेड सेंसेशंस हमारी यहाँ पर रजिस्टर होंगी। इस तरह हमारा सेंसरी डाटा जब ब्रेन के पास जाता है तो उसका उस एप्रोप्रिएट ब्रेन रीजन के अंदर ही उसका डाटा स्टोर होता है। बड़े तरीके से ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम यूज कर ले। इस चीज को लूप कहा जाता है कि कहाँ पर एनग्राम जाकर बनेगा। फ्रंटल लूप इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द ब्रेन एंड कवर्स द लार्जर एरिया। अब देखा इन्होंने ये लोकेशन कैसे बताई, फ्रंट ऑफ द ब्रेन, ये इसकी लोकेशन हो गई। और फिर ये है, ये नेक्स्ट वीक द पोर्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स बिहाइंड द फोरब्रेन इज इन्वॉल्वड इन कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल्स, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। ये सारे के सारे इसके काम है, ये करता क्या है, ये इसके फंक्शन है। ये लोकेशन हो गई, ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेम्पोरल लूप पे, लोकेटेड एट द टेम्पल्स विद इन ईच साइड ऑफ द ब्रेन। ये टेम्पल्स यानी कान से इर्द गिर्द जो पोर्शन है ना, ये वो वाला पोर्शन कहलाएगा, जस्ट अबव द ईयर। ये इसकी लोकेशन हो गई। करता क्या है, ये सारी की सारी लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मेमोरी, जो चीज़ें हम सुन के प्रोसेस कर रहे हैं उनके से रिलेटेड जो मेमोरी है ये टेम्पोरल रीजन में जाएगी। पेरिएटल लूप्स कहाँ करते हैं एडजस्ट, बिहाइंड द फ्रंटल लूप, उसके पीछे होते हैं, अबव द ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लूप। देखा ये लोकेशन अबव, बिहाइंड, एडजेसेंट टू, इस तरह करके बताई होती है। और ये करता क्या है, पेरिएटल लूप जैसे मैंने बताया कि टच से रिलेटेड सेंसेशंस को प्रोसेस करता है। कंसिडरेबल इंटीग्रेशन एंड कनेक्शन बिटवीन एनी टू और मोर लैब्स एंड बिटवीन लूप्स एंड एनी अदर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये याद नहीं करना, ये कर लेते हैं हम। इसमें से सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडी सेंसेशंस, टच वाली सारी की सारी सोमैटोसेंसरी। नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल, बैक ऑफ द ब्रेन, जहाँ पर सारी विजुअल जाती हैं एस्पेक्ट्स। विजुअल स्टिम्युलाई जो हैं सारे के सारे, सच एज कलर और शेप और मूवमेंट उसकी, ये ऑक्सीपिटल में जाएगी। एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स, इससे रिलेटेड जो सेंसरी एरियाज हैं इनको हम कहते हैं, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी वो सर्टन ब्रेन रीजन्स में आती है। जो सेंसरी डाटा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तवसत से, वो सारे का सारा यहाँ पर रजिस्टर होता है इन रीजन्स में। जैसे हमारे पास ये गिवन है बॉडी सेंस एरिया, ये वाला है बॉडी सेंस एरिया है, ये वाला हमारा। उसके बाद है हमारा मोटर एरिया। Some lower brain centers may be involved. It is fair to say most voluntary activities originate in the motor area of the cerebral cortex. It strips at the very back of our
फ्रंटल लूब ये मोटर एरिया कहलाता है, जहाँ से मोटर नर्व्स आकर होंगी, एसोसिएटेड होंगी, यूजुअली रिफ्लेक्स एक्शंस भी इसके अंदर आता है। और एसोसिएटिव एरिया जो इन दोनों को, सेंसरी एरिया और मोटर एरिया को आपस में मिलाता है, ये एसोसिएटिव एरिया कहलाएगा। ये ऑलमोस्ट जैसे हमने पीछे सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और एसोसिएटिव नर्व्स नहीं हमने पढ़ी न्यूरॉन में, ये उससे रिलेटेड हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की तरह। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिबेलम, यहाँ पर होता है मुकम्मल, जिसमें हमने फंक्शन ऑफ लेफ्ट विद राइट हेमिस्फीयर हमने डिटेल से पढ़ा, और हमने लूप्स पढ़े 4 तरह के, और उनके मेजर फंक्शन हमने पढ़े। वन लाइन में हमने लिखना है, बहुत लंबा हमने इसको नहीं करना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थैलेमस के पास। थैलेमस इज द रेले स्टेशन ऑफ द ब्रेन, जो इसका मेजर फंक्शन है ना, साइकोलॉजी में आपने फंक्शंस बड़ी अच्छी तरह याद करने हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तवसत से ब्रेन के पास आ रही है, थैलेमस उनका चौकीदार है, क्योंकि ये बाहर बैठा हुआ है और इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी। अब ये थैलेमस ने डिसाइड करना है कि इंफॉर्मेशन को हायर ब्रेन रीजन के पास प्रोसेस होने के लिए भेजना है, या यहीं से कुछ कह के ला के ख़त्म कर देना है। कोई रिफ्लेक्स एक्शन है तो वहीं से निपटा दिया जाएगा, कोई सिंपल टास्क हैं तो वहीं से निपटा दिए जाएंगे। ये चौकीदार है, जैसे चौकीदार बाहर को बंदा आता है तो वो देखते हैं हाँ भाई क्या काम है, क्यों अंदर जाना है, तो जब वो उसको लगता है कि अच्छा इसने सिर्फ आईडी कार्ड लेने से, कहते हैं अब यहीं रुके, आपको यहीं पे ला देते हैं, तो सिर्फ प्रिंसिपल के पास तब लेकर जाएगा जब कोई बड़ा जरूरी काम होगा, अदरवाइज वो बाहर से ही डिपार्टमेंटल काम निबेड़ देगा। अब थैलेमस को इसीलिए रेले स्टेशन कहते हैं कि इसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, और यही डायरेक्ट करता है मुख्तलिफ एरियाज की तरफ कि कौन सा मैसेज किस ब्रेन रीजन को जाना है और किसका इनग्राम है, कहाँ पे स्टोर होना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, छोटा सा ये होता है लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो थैलेमस कलेक्ट्स and directs sensory messages to the appropriate areas of the cerebral cortex. Messages from our lower body, eye, ear and other senses pass through thalamus. It also has a role in person's normal patterns of wakefulness and sleep. और इसीलिए इसको अपने साथ ये जरूर ऐड करना है कि इसको रेले स्टेशन कहते हैं। बेजल गैंग्लिया, गैंग्लिया क्यों कहते हैं, गुच्छा होता है। ये किस चीज़ का गुच्छा है, थैलेमस के ऊपर और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ये देखा जिसकी लोकेशन गिवन है। लार्ज क्लस्टर है एक न्यूरॉन्स का जिसको बेजल गैंग्लिया कहते हैं। ये बड़े कम्प्लेक्स ऐसे घुना हुआ होता है, जैसे गुच्छा उलझा हुआ हो ना डोर का, उस तरह से ये गुच्छा उलझा हुआ होता है। और ये सेरिबेलम के साथ, जो कि दरअसल हाइंड ब्रेन का एक रीजन है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि फोर ब्रेन का एक रीजन है, इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी मूवमेंट को। जब हम उठते हैं, बैठते हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो उस टाइम पर बहुत से ब्रेन रीजन्स एक्टिवेट होते हैं, उनमें से एक बेजल गैंग्लिया है। वैसे तो ये दोनों भी शामिल होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी और सेरिबेलम भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेजल गैंग्लिया भी इनके साथ शामिल होता है वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए, हमारे उठने बैठने से लेकर। एंगेज इन हैबिचुअल पैटर्न सच एज राइडिंग अ बाइसिकल, इस किस्म की चीज़ों में। और अगर ये डैमेज हो जाए तो हम जो वांटेड मूवमेंट्स हैं हमारी, हम वो नहीं कर पाते हैं। थैलेमस के बिल्कुल नीचे हाइपोथैलेमस है, जो तीसरा पोर्शन है फोर ब्रेन का, सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। ये हमारे ना अंदर बड़े काम का एक बच्चा होता है ना, जैसे हमारे घर में जो सारों के छोटे बड़े काम कर रहा होता है, ये घर का छोटा है और बहुत बड़ा है, यानी इसको घर की सारी चीज़ों का पता होता है। अब हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर्स को रेगुलेट करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, हमारे स्लीप और वेकिंग पैटर्न्स को करता है, हमारी न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर भी रोल प्ले करता है, हमारी जो बॉडी के अंदर जितना जो सिस्टम है, इक्विलिब्रियम का सिस्टम है, जो सर्कैडियन रिदम्स हैं, इन सब चीज़ों को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेक्चुअल और इमोशनल बिहेवियर्स को ये कंट्रोल करता है। तो हमारे जितने इस किस्म के बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। होता कहाँ है, सबसे पहले हमने जिस तरह लोकेशन पढ़नी है, नियर द लिम्बिक सिस्टम, ये आपने याद करना है। नियर द लिम्बिक सिस्टम है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है, इमोशनल रेगुलेशन। कुछ समझ नहीं आ रही ना, लिखना क्या है, हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व इन इमोशनल रेगुलेशन, तो भी आपका सही हो जाता है। अब ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं क्या क्या, इंटरनल बॉडीली फंक्शंस, ये भी एक वर्ड आ गया कि जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जो हमारा स्टेट है ऑफ इक्विलिब्रियम है बॉडी का, वो सब ये कंट्रोल करता है। ईटिंग है हमारी, हमारा स्लीप, हमारा थर्स्ट, थर्मोस्टेट लेवल, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक रिएक्शंस, ये भी इसके अंदर आते हैं। सेक्सुअल और एग्रेसिव बिहेवियर, हार्मोन्स की रेगुलेशन, के सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कि हम बहुत गर्म या बहुत सर्दी तो नहीं महसूस कर रहे, ये सब चीज़ें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। बड़े काम की चीज़ है। हाइपो का मतलब है छोटा, यानी छोटा, थैलेमस है तो छोटा लेकिन बहुत काम का है। लिम्बिक सिस्टम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सबसे बेसिक सिस्टम कंसिडर किया जाता है, यानी जितने भी जानवर हैं ना, उन सब में कम से कम लिम्बिक सिस्टम ज़रूर पाया जाता है। ये जो बकरियां, भेड़ें, कैट्स हैं, इनको कैसे पता होता है कि अब इनका मेटिंग सीजन है, अब इनका ईटिंग सीजन है, ये कैसे
से पैटर्न सीखे सिखाए कैसे पैदा होते हैं? दरअसल जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है जीन्स के तवसत से, जो लिम्बिक सिस्टम में स्टोर्ड होती है और वन जनरेशन से नेक्स्ट में पास ऑन होती चली जाती है। हमारे पास भी लिम्बिक सिस्टम मौजूद है, लेकिन हमें लिम्बिक सिस्टम के अलावा सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सिर्फ अपने एवोल्यूशनरी पैटर्न्स के लिए नहीं हम काम करते, हम इसके अलावा भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन लिम्बिक सिस्टम बेसिकली बेसिक सर्वाइवल नीड्स, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म और ईटिंग, स्लीपिंग, बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनके लिए एक बहुत ही बेसिक हैसियत रखता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स रादर देन अ सिंगल यूनिफाइड वन। बहुत सारे यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स या बहुत सारे छोटे छोटे ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व हैं जो मिलकर लिम्बिक सिस्टम को बनाते हैं। और साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि कम से कम ये 3 तो ज़रूर ही इन्वॉल्व है। वो 3 कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? एमिडाला है और हिप्पोकैम्पस है, और एक और भी इसके अंदर आता है सेप्टम, वो भी इसके साथ आ जाता है। लेकिन बेसिकली 2 हमारे पास गिवन है तो 2 ही हम लिख लेते हैं, वैसे ये 3 होते हैं, एमिडाला और हिप्पोकैम्पस। एमिडाला आलमंड से निकला है वर्ड, आलमंड शेप, क्योंकि इसकी शेप आलमंड जैसी है इसलिए इसको एमिडाला कहते हैं। और हिप्पोकैम्पस भी अपनी शेप की वजह से, हिप्पो से मिलती जुलती शक्ल है तो उस वजह से इसको कहा जाता है। लैटिन वर्ड आलमंड शेप, इन्होंने इसकी देखो शेप बताई यानी स्ट्रक्चर बता दिया किस तरह का होता है। लोकेशन बताई, लोकेशन कैसी है? लोकेशन है इसकी एमिडाला की, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ टेम्पोरल लूप। वो जो सारी हियरिंग वाली इंफॉर्मेशन है ना, टेम्पोरल इंफॉर्मेशन जहाँ वो स्टोर होती है उसके आगे पीछे। एमिडाला इज इन्वॉल्व्ड इन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिजम्स सर्वाइवल। इसीलिए ही जो हिरन का बच्चा है उसको भी किसी ने नहीं सिखाया, माँ ने, ना ही उसको भी शेर ने खाया, लेकिन उसको पता है शेर मुझे खा जाएगा, तो उसको पैदा होते ही अपने फूड का, मैट्स का और सोशल राइवल्स का पता होता है। जानवरों में ये बहुत ज़्यादा, वो चलते इसी पे हैं, लेकिन हम सिर्फ इस पे नहीं चलते हैं। न्यूरॉन इन एमिडाला ऑफन फायर सेलेक्टिवली एट द साइट ऑफ सच स्टिमुलाई। इट लाइंस कैन कॉज द एनिमल्स टू अटेम्प्ट टू ईट, फाइट एंड मेट विद इनअप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट। अगर ये डैमेज किया गया तो पता चला कि उनकी जो एक पहचान है ना वो खो जाती है, उन्हें पता नहीं चलता कि मैं बकरी हूँ कि भेड़ हूँ और मुझे किसके साथ मेटिंग करनी चाहिए, तो इस तरह वो अपनी पहचान खो देते हैं। एमिडाल्स आल्सो प्रोड्यूस रिएक्शंस ऑफ रेज एंड एग्रेशन। इसके ये एग्रेसिव बिहेवियर में भी होता है, जैसे हम कह रहे हैं ना कि जानवरों में ज़्यादा है, तो जब बिल्लों ने मेटिंग करनी होती है तो बहुत लड़ाई करते हैं, एक एक बिल्ली के लिए उनको लड़ाई करनी पड़ती है। उनमें एग्रेसिव बिहेवियर भी इसी की वजह से आता है, लिम्बिक सिस्टम के रेफरेंस में होता है। सेप्टम है जो अनदर पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम हैज़ अपोजिट इफेक्ट, ये उससे अपोजिट है, यानी एमिडाला तो एग्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल रिएक्शंस व्हेन स्टिमुलेटेड। जो ही हीट खत्म होती है जानवरों की जैसे बिल्लियों की, तो सेप्टम उसको लोअर डाउन करता है और उसको नॉर्मलाइज करता है। एमिडाला एंड सेप्टम दोनों इमोशनल रेगुलेशन को डायरेक्ट करते हैं। ह्यूमंस में ये थोड़ा सटल है, यानी कम है, लेकिन स्टिल इसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस ब्रेन सेंटर्स में पाया जाता है। स्पेशली जब हमें भी बेसिक सर्वाइवल नीड्स है ना, तो हमें जो सिक्स्थ सेंस आती है ना, जो हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, क्योंकि हमारे एवोल्यूशन के अंदर बहुत सी हिस्ट्री और डाटा है जो हमारे जीन्स के तवज्जुह से, हमारे पुरखों से हमें मिलता है, वो लिम्बिक सिस्टम में आ जाता है और हमें वो मिलता है। अब यहाँ पर ये उसी की ही एक और पिक्चर है, हम जो पहले हम पिक्चर देख चुके हैं वो हमने अच्छी सी ड्रॉ करनी सीखनी है। अगर हमें ये आ जाती है ड्रॉ करनी, ये वाली जो मेन है, तो वो हमारे लिए सफिशेंट होती है। लेकिन और भी पिक्चर्स बुक में हमारे पास गिवन है, आप इसको ज़रूर देखें और इससे रेफरेंस दें ताकि आपको अच्छा ये लिखने के लिए मटेरियल ज़्यादा अच्छा बनने के लिए आ जाए। हम भी इसको देख लेते हैं। ये फ्रंटल लूब हो गया, ये पेरिएटल लूब, ऑक्सीपिटल, ये तो मुझे उम्मीद है याद हो गया होगा। अब चूंकि हाइंड ब्रेन भी है तो कुछ हाइंड ब्रेन के रीजन्स भी यहाँ पर हमें गिवन है, ये पहले नहीं थे। मैं इसको थोड़ा सा इसको इनसर्कल कर देती हूँ, कलर चेंज करके इसको मैं करके देती हूँ आपको, ब्लू से हम करते हैं। ये सब है हाइंड ब्रेन, पोन्स, मेडोला एंड ये स्पाइनल कॉर्ड तो है, इससे नीचे है सेरिबलम भी, ये वाला 1 2 3 ये हाइंड ब्रेन है, पीछे वाला। पीछे का मतलब होता है ना हाइंड। तो फिर जो फोर ब्रेन है वो कौन से वाला होता है वो हम देखते हैं। ये फोर ब्रेन है हमारा। फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये वाला, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस वो नीचे छुप गए हैं, उनकी जगह नहीं है। बेसिकली यहाँ पर हाइंड ब्रेन ज़्यादा गिवन है हमारे पास, यहाँ पर है ये वाला सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये फोर ब्रेन के सारे रीजन है। थैलेमस एंड थैलेमस कहाँ गया, ये हाइपोथैलेमस, ये सारा फोर ब्रेन है। और ये जो है हमारे पास ये हाइंड ब्रेन में आ जाते हैं, ये थैलेमस तक। और मिड ब्रेन दरअसल इन दोनों को इंटरकनेक्ट करता है। कुछ ब्रेन रीजन्स है जो ये काम करेंगे दोनों के दोनों। एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो हमें नजर आती है ना बुक्स में, वो ये नजर आती है माइलेनसेफेलॉन। ये नजर आ रहा है आपको बुक में, ये अपने साथ ऐड कर लेना। ये सिर्फ ये इतना ही लिखना है अगर आप सिर्फ BS का कोर्स पढ़ रहे हैं या फिर इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे हैं। एक और तरीके से
डिवाइड किया गया है पार्ट, सेफलन का मतलब है पार्ट्स, यानी माइलेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन को तकरीबन कहा जाता है। पूंज और सेरिबलम मिलकर ये वाले जो दोनों हैं ये कहलाते हैं मेटेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन को मेसेनसेफेलॉन कहा जाता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर डायनसेफेलॉन बनाते हैं और सेरिब्रल हेमिस्फीयर को या सेरिब्रल कॉर्टेक्स को टेलेनसेफेलॉन कहा जाता है। इनके नेम्स की जो इनकी लोकेशन है उस वजह से ऐसा कहा जाता है। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम हम पढ़ रहे थे। लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस नींद के पैटर्न को मॉनिटर करता है। हिप्पोकैम्पस इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, इट इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। पीपल विद डैमेज हिप्पोकैम्पस आर अनएबल टू रिमेंबर इवेंट्स फॉर शॉर्ट पीरियड। स्टिल हमारी जो मेमोरी है ह्यूमन बींग्स की वो सिर्फ हिप्पोकैम्पस के अंदर नहीं है, और भी ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन जानवरों में हिप्पोकैम्पस ही दरअसल उनकी जितनी सी भी मेमोरी है ना वो हिप्पोकैम्पस के अंदर आती है। इवन यहाँ तक कि उनकी एवोल्यूशनरी मेमोरी भी यहाँ पर ही आती है। सर्टनली दी मेमोरीज आर नॉट स्टोर्ड इन लिम्बिक सिस्टम, वो तो एनग्राम बनते हैं अप्रोप्रिएट, वो जो लूप्स हमने पढ़े हैं वहाँ पर जाकर। तो लिम्बिक सिस्टम लेकिन डिटरमिन करता है व्हाट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू द कॉर्टेक्स शुड बी प्रिंटेड इनटू ड्यूरेबल लास्टिंग न्यूरल ट्रेसेस इन दी कॉर्टेक्स। लेकिन कहीं ना कहीं रिट्रीवल्स में लिम्बिक सिस्टम के अंदर ये जो हिप्पोकैम्पस है ये इन्वॉल्व होता है। While discussing the parts of brain, one cannot tell where one area of brain and where other starts. दरअसल ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि अच्छा ये फोर ब्रेन है, ये पीछे वाले घर हैं, कोई बड़ी सड़कें बनी हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि एक गुच्छे की फॉर्म में न्यूरॉन्स हाईली इंटरकनेक्टेड होते हैं और बहुत से सर्किट्स को स्टिल हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि कौन सा ब्रेन का सर्किट कहाँ पर जाकर एक तरह से कनेक्शंस बना रहा है। मिलते हैं अगले क्लिप में जिसमें हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को करेंगे। अल्लाह हाफिज।